हेलो एवरीवन, दिस साइड नीरज भाटिया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जो डेटा दिखाने वाला हूं आपको, उस डेटा के बाद आप शॉक फील करेंगे कि क्या वाकई जिस जिस जगह पर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम लोग सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स, क्या वो वाकई में ही सही है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो वीडियो प्रेजेंटेशन है, उसका टाइटल भी रखा है कि म्यूचुअल फंड सही हैं तो हम हमेशा सुनते हैं, क्या म्यूचुअल फंड सही हैं। जो क्वेश्चन मार्क है वो अब ये है कि म्यूचुअल फंड सही हैं कि नहीं हैं। सो वीडियो का बनाने का या इस प्रेजेंटेशन को बनाने का मेन कारण एक ही है। कल मेरे किसी इन्वेस्टर से बात हो रही है, हालांकि वो हमारे ही क्लाइंट हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा मेरे से प्रश्न किया कि सर, ये कोविड से पहले, कोविड का जो हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ इंडिया में, वो हुआ 24 मार्च को। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि लॉकडाउन करना है, तो जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो 24 मार्च का था। सो 24 मार्च से पहले वो बोल रहे हैं कि अगर मैं एक महीने पीछे चला जाता हूँ, यानी कि अब तकरीबन 20 से 25 फेब के बीच में, तो मेरे जितने भी फंड्स हैं, मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, वो सब ग्रीन में थी। और जैसे ही एक महीने के बाद ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जब ये कोरोना का इशू हुआ, ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट सारी रेड में ही हो गई। सो ऐसा क्या हुआ कि एक ही महीने में सारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो रेड में हो गई। और उनका जो प्रश्न था वो ये था कि ये कोरोना या ऐसा कुछ भी अनसीन सरकमस्टांस या अनसीन ऐसी पैराडाइमिक सिचुएशन कभी भी आ सकती है इन फ्यूचर भी लाइफ में। तो क्या हमें जो म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब हमारे वो फंड्स जो जिसके कारण हम जिस गोल के कारण हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गोल्स हमारे जब पास आने वाले होंगे, तो क्या अगर हम वहां पर ये ऐसा कोई सिचुएशन बनती है जिससे हमें पैसे की जरूरत है या पैसा विड्रॉ करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें उस पैसे की वैल्यू अप्रिशिएट होकर मिलेगी या एकदम ही रेड हो जाएगा। मैंने उनको बोला कि सर, मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करने दीजिए इसके ऊपर, मैं एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग डाटा के साथ आपके पास आऊंगा। मैंने भी पूरा गो थ्रू किया। मैं पिछले 5 साल की हिस्ट्री में गया, पिछले 7 साल, पिछले 10 साल, पिछले 12 साल, पिछले 15 साल। 5 घंटे लगे मुझे ये सारे फंड्स को रिव्यू करने के लिए। और मैंने देखा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर भी आती है, तो क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है, या जो लोग आज भी एग्जिट कर रहे हैं, जो आज लोग 24 मार्च को एग्जिट कर रहे थे। मान लीजिए किसी ने पैसा विड्रॉ करना था, 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ और मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया, तो क्या 24 मार्च को जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, पैसा निकलवाया है, तो क्या उसको प्रॉफिट है या लॉस है। तो चलिए आगे इस पीपीटी वीडियो में देखते हैं। अब लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आने वाला है। तो सर, मैंने डाला है इसमें, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। नेचुरली ये क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स के या न्यू इन्वेस्टर्स के होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने आपके बिहाफ पे अपनी पीपीटी में रखे। क्या म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या म्यूचुअल फंड्स में अब इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, जो है म्यूचुअल फंड्स में गोल पूरा करते हैं, क्या म्यूचुअल फंड्स हेल्प करते हैं गोल पूरा करने में। थर्ड। फोर्थ, क्या सिप सही है, देख लेते हैं। क्या म्यूचुअल फंड्स रिस्की हैं। और सबसे एक मैंने अलग सा क्वेश्चन लिखा, मार्केट्स कभी भी डाउन हो सकती है, क्या मेरा पैसा सेफ है। सो लेट मी स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है जो आप लोग देखेंगे। तो सर, नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखेंगे कि सेंसेक्स का ऑल टाइम जो हाई है, मार्केट का जो सेंसेक्स हमारा BSE 30 सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई है, वो 42,273 का हाई है। आज जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो तकरीबन सेंसेक्स जो है वो 32, साढ़े 32, 33,000 के करीब, 32,900 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो 12,430 है। ये जो हायर है, ये इन्होंने लास्ट फेब में ही ये इसका हाई हिट हुआ था। तो सर, ये तो हो गया जो इसका हाई है। अब हुआ क्या कि जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई कि जी हिंदुस्तान में गतिविधियां, इकोनॉमिक गतिविधियां जो हैं वो बंद होने वाली है, लोग अपने घरों में कैद होने वाले हैं, डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा इशू आएगा कि जब डिमांड ही नहीं होगी तो कंपनीज प्रोड्यूस करके क्या करेंगी, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करके क्या करेंगी। तो क्या हुआ, सारा सेंटीमेंट खराब हुआ और ये कुछ पैनाडेमिक सिचुएशन थी। WHO ने इसको बोला कि ये पैनाडेमिक सिचुएशन है। तो मार्केट एकदम से कोलैप्स हुआ, और वो कोलैप्स होते होते वो निफ्टी ने अपना जो बॉटम बनाया इस लॉकडाउन में, या
निफ्टी जो लो टच हुआ वो टच हुआ 7610 पर, 7610 पे, और जो सेंसेक्स है वो टच हुआ 25,981 पर। और ये डेट जो थी, ये डेट मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये ब्लू कलर में डेट लिखी हुई है 24/3/2020, क्योंकि इस डेट की बहुत ज्यादा रेलेवेंसी है आगे इस पूरी पीपीटी में, इस वीडियो में। सो काइंडली ये जो डेट है ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मैं 24/3/2020, जिस दिन पहला दिन का लॉकडाउन हुआ उसी दिन की ही बात कर रहा हूँ। सो साहब 24/3/2020 को मार्केट जो है वो बॉटम पर आई, और लॉकडाउन 4.0 होते होते नीचे जो डेटा है वो 4.0 का है। जब थोड़ा बहुत हमें रिलैक्सेशन मिली, गतिविधियां शुरू हुई, तो 30 अप्रैल 2020 को दोबारा जो निफ्टी है वो 9859 पर हायर टच किया। खैर अभी निफ्टी दोबारा जो है वो 91, 92, 9300 के करीब है, लेकिन निफ्टी का जो हायर था वो 30 अप्रैल का वो 9859 का था, और सेंसेक्स जो था वो 33,717 में था। तो सर जो मैंने डेटा लिया और जिसके रिगार्डिंग ये आज पूरा डेटा करने जा रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, उसमें मैंने 12 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल का डेटा मैंने लिया। तो इसको समझना बहुत ही आसान है और मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसको बनाया है। मैंने ये बनाया है कि अगर हम बात करें 15 साल की, तो किसी आदमी ने, एबीसी कोई किसी भी एक आदमी ने पैसे की जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की अपनी, वो शुरुआत की 25/3/2005 को। ठीक है सर, 25/3/2005 को। अब आप ये शॉक होंगे कि मैंने 24/3 की डेट बोली थी तो मैंने 25 को क्यों लिया। तो साहब जो 24 तारीख की मार्केट जो क्लोज होगी उसकी एनएवी का इफेक्ट जो होगा वो 25 को ही आएगा। ठीक है सर, तो जो 24 तारीख को मार्केट का लो बना निफ्टी का 7610 का, उसका जो एनएवी होता है म्यूचुअल फंड्स का वो 25 को ही आएगा। तो 25/3/2020 आप राइट साइड पे देखेंगे अगर ये वाला पोर्शन, तो 25/3/2020 की मैंने तीनों फिगर्स ले ली, और स्टार्टिंग पॉइंट जो लिया वो लिया 25/3/2005, 25/3/2010 और 25/3/2008। इसकी रेलेवेंसी क्या है? इसकी रेलेवेंसी ये है साहब कि अगर किसी आदमी ने, मैं सिंपल सा बात कर रहा हूं कि 25/3/2005 को ही इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और 25/3/2020 को ही उसको पैसा लेना पड़ गया वापस, जिस दिन मार्केट का बॉटम था 7610 निफ्टी का, पूरा हाहाकार मचा हुआ था बाजार में, तो उसकी पैसे की वैल्यू क्या थी? इसका टेन्योर हो गया आपका 15 साल का। और अगर उसने 10 साल के लिए पैसा रखा और 25/3/2010 को उसने पैसा इन्वेस्ट किया और 25/3/2020 को उसने पैसा निकाल लिया या निकालने जा रहा था वो, तब उसका प्रॉफिट और लॉस कितना था? और 12 साल की एक फिगर, 25/3/2008 को किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया और 25/3/2020 को उसने पैसा जो है वो लेने के लिए आ गया इन 12 सालों में, तो उसको क्या मिला, उसको क्या नहीं मिला? तो होप कि आप ये मेरी जो मैं बात समझाना जा रहा हूँ एंट्री और एग्जिट की ये समझ गए हैं। मैंने डेट्स लिख दी हैं, इसीलिए मैंने ईयर्स नहीं लिखे, मैंने डेट्स लिख दी है। मैंने डेट टू डेट का कंपैरिजन किया है इसके अंदर कि एक आदमी की बेटी की शादी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक आदमी की बेटी की शादी है और उसने 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की 25/3/2005 को, और शादी है उसकी शादी थी उसकी मई 2020 में, तो उसको पैसे की विड्रॉल की जरूरत पड़ गई 25/3/2020 को। तो 15 साल के बाद, अब उसको नहीं पता था कि कोविड जो है वो 15 साल के बाद ऐसा सिचुएशन बनेगी कि मार्केट एकदम 7600 पे आ जाएगी। तो क्या उसने कमाया कि क्या नहीं कमाया? मार्केट तो बॉटम पे आ गई, लेकिन ये है कि क्या उसने कमाया क्या नहीं कमाया, क्या उसका म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न आया कि नहीं आया। तो चलिए इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। डेटा मेरे पास हर हर स्कीम का डेटा है मैं, लेकिन जो भी बात करूंगा मैं सेक्टोरल फंड्स की बात नहीं करूंगा जो पर्टिकुलर एक सेक्टर में पैसा लगाते हैं, ना ही हम उसकी एडवाइस करते हैं, ना ही मैं अपने क्लाइंट्स को उसकी एडवाइस करता हूं। हम जो पैसा लगाते हैं, हम लगाते हैं इक्विटी डिवर्सिफाइड फंड्स में। अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो इक्विटी डिवर्सिफाइड फंड्स में पैसा लगाते हैं, जहां पर कि हर हर तरह के सेक्टर में, हर तरह के फील्ड में पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है। फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो हर जगह के सेक्टर में, चाहे वो सीमेंट्स हैं, चाहे वो रेलवेज हैं, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, हर हर तरह की फील्ड में वो पैसा इन्वेस्ट करता है। तो स्टार्ट करता हूं मैं लार्ज कैप के फंड्स। आप अगर आपको आपके इस वीडियो को देखने में आपको लगे कि हमारे वाला फंड तो नहीं है, तो आप मुझे उस फंड का भी नाम भेजिए, क्योंकि बिकॉज इतना सारा डेटा का तकरीबन
2000 के करीब फंड्स का डाटा कंपाइल करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप मुझे अपने फंड का डाटा बोलेंगे तो मैं वो भी भेज दूंगा आपको, मैं आपको एनएवी मूवमेंट भी भेज दूंगा उसकी, कि एक एक दिन का रिटर्न कितना है। तो मैंने कुछ फंड्स लिए, जो फंड्स हम अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं या अभी भी बोलते हैं कि, या जो बहुत फेमस फंड्स है, मैंने उसका डाटा ले लिया। तो 8 से 12 स्कीम्स मैंने इसमें ले ली, जो बुरी से बुरी थी और अच्छी से अच्छी थी। तो मैंने एक, सबसे पहले जो आपको मैं ये शो कर रहा हूँ, ये लार्ज कैप में कई फंड शो कर रहा हूँ। लार्ज कैप मेनली जो पहली 30 से 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, मेनली 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक सेंसेक्स की और निफ्टी की 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो किसी ने साहब, किसी ने 10,000 रुपए का एसआईपी किया है या किया था, तो उसकी आज क्या वैल्यू है, तो आप शॉक रह जाएंगे उसकी ये वाली फिगर्स देख के। अब इसमें आपको ऊपर देखिए फर्स्ट वाले इस वाले बॉक्स में आपको डेटा जो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है 25/3/2010 से लेके 25/3/2020 का। और आप यहां पर आइए नीचे, तो अगर किसी आदमी ने 25/3/2010 को पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मींस एसआईपी खोल लिया था, और वो अपने बच्चे के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए या किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए, जिसका टेन्योर जो था वो 10 साल था, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, तो क्या आज मार्केट जैसे ही 25/3/2020 को एकदम स्लैश हो गया, 7610 पर निफ्टी आ गया, तो क्या उसको प्रॉफिट है कि लॉस है? चलिए देखते हैं। तो सर आप बिल्कुल बॉटम पे आ जाइए पहले। इसका जो टेन्योर है इसकी गोल का या इसकी इन्वेस्टमेंट का, वो है 10 साल और 1 महीने का, ये वाला। ये 10 साल 1 महीने क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने 25 मार्च का भी इंस्टॉलमेंट काउंट किया है, और 25 मार्च 2010 का भी, और 25 मार्च 2020 का भी इंस्टॉलमेंट काउंट किया है। तो वैसे तो 10 साल के हिसाब से 120 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट उसने, मैंने मार्च 2010 की भी कंसीडर की है, सो उसने जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स भरी हैं एसआईपी के माध्यम से, वो भरी हैं 121, 121 इंस्टॉलमेंट्स 10,000 रुपए की उसने अभी तक भर दी। तो साहब उसका 12,10,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया। तो 12,10,000 रुपए जब उसने इन्वेस्ट कर दिया, और उसका गोल था, वो उसको 25 तारीख को ही पैसा चाहिए था, जिस दिन निफ्टी ने बॉटम बनाया, जिस दिन सब लोग बोल रहे थे कि शेयर मार्केट तो अब निफ्टी जो है 4700 पर आएगा, और उसी दिन वो कहता जी नहीं सर मुझे तो पैसा आज ही चाहिए। क्योंकि जो जिस चीज के लिए आदमी अपनी गोल प्लानिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करता, वो अपने गोल को डिले नहीं कर पाएगा, कर पाता। सो अगर बच्चे की शादी है तो हम डिले नहीं कर पाते। रिटायरमेंट के पैसे को तो हम ये बोलते हैं ठीक है सर आप 2 महीने के बाद ले लीजिए, लेकिन हम बच्चे की शादी या और कोई गोल है या कोई लोन की रिपेमेंट है, उसके लिए हम उसको डिले नहीं कर सकते। तो देखिए कि क्या 12,10,000 रुपये पे करने के बाद, और वो 25 मार्च को ही, इसी 25 मार्च 2020 को पैसा लेने आया, तो उसकी वैल्यूज क्या थी? तो सर जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे कि निफ्टी अब तो नीचे आ गया, अब तो मार्केट नहीं चलेगी, अब इकॉनमी नहीं चलेगी, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अगर वो पैसा लेने आया, तो 12,10,000 के अगेंस्ट उसका जो पैसा बना वो 19,92,000 रुपए दिया। आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ने, सब लार्ज कैप के फंड है, ये थोड़ा सा कम रिटर्न दिया, लेकिन 12 लाख के अगेंस्ट 15 लाख दिया। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि 5 साल के लिए पैसा मिनिमम इक्विटी में रखिए, और अगर 5 साल से नीचे का पैसा आपके पास है तो डेट में या लिक्विड फंड्स में जाइए, या आप बैंक में एफडी कीजिए। यहाँ पर इक्विटी आपके लिए नहीं है, दिस इज द नॉट अ राइट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट, अगर आपका जो गोल है वो 5 साल से नीचे का है। चलिए उस पर हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। तो हम ये कुछ फंड्स की रिटर्न देखते हैं। 19,92,000 एक्सिस ब्लू चिप ने दिया, आदित्य बिरला ने 15,62,000 दिया, कैनरा रुबेको ने 23 लाख दिया, सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो है वो कैनरा रुबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने दिया। डीएसपी टॉप 100 ने साहब उसके सिर्फ 1 लाख रुपए ही बढ़ाए, अप्रोक्सीमेट 2 लाख बढ़ा दिए, 13,99,000 कर दिया। एचडीएफसी ने 14,70 कर दिया, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने 17, कोटक ब्लू चिप ने 15, टाटा लार्ज कैप ने 14,64, निपॉन के फंड ने 15 लाख, और एसबीआई ब्लू चिप ने 16 लाख कर दिए। तो सर जो लोग बहुत ज्यादा ये चिंतित हैं, या मतलब कि ये बोलते हैं कि सर म्यूचुअल फंड्स में अभी 7600 पर हो गया, कि वो तो नहीं बढ़ेगा, या अब क्या होगा, या कुछ नहीं होगा, तो साहब ये देखिए ये 7600 पे ही पैसा विड्रॉल हो रहा था। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये पैसा बनता कब है? जब आप 10 साल के लिए रुकते हैं। आई रिपीट, जब आप 10 से 15 साल के लिए रुकते हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इसमें आए हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी को देखेंगे तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, या नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। 25/3/2008 से लेके 25/3/2020 को पैसा किसी ने विड्रॉ कर लिया। तो सर हुआ क्या
उसकी 12 साल और 1 महीने का इंस्टॉलमेंट इसमें जमा हो गया, यानी कि उसकी 145 इंस्टॉलमेंट्स जमा हुई। तो 145 इंस्टॉलमेंट्स में जो उसने पैसा भर दिया वो 14,50,000 रुपया पैसा भर दिया। तो 14,50,000 रुपये में उसको भरने के बाद 145, दुर्भाग्यवश वो 25/3/2020 जिस दिन मार्केट बिल्कुल बॉटम है, उसी दिन वो पैसा बोल रहा है कि निकालना है मुझे। तो उसकी वैल्यूज क्या है? एक्सिस ब्लू चिप नहीं है, एनए का मतलब है कि सर वो एप्लीकेबल नहीं है, वो वहां तक स्कीम अभी चली नहीं है। तो आदित्य बिरला ने उसको 22 लाख रुपया बना के दिए। अगेन कैनरा रुबेको ने उसको 38 लाख रुपया बना के दिया। डीएसपी ने उसको 19 लाख बना के दिया। एचडीएफसी ने 21 लाख दिया उसके 14 लाख के अगेंस्ट। इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने 25 लाख बना के दिया। और आप किसी भी फंड को देख लीजिए, एसबीआई ब्लू चिप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 2076, कोटक ब्लू चिप, किसी ने भी उसको 20 लाख रुपए के नीचे किसी ने बना के नहीं दिया। और अगर आप इसकी फिगर, मैं अभी इसमें शो नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसकी इस वीडियो के एंड में, कि अगर ये फिगर आप फेब की फिगर देखेंगे कि फेब में ये फिगर क्या थी, तो ये कहीं ज्यादा थी। ये बॉटम की फिगर है सर, ये बॉटम की फिगर है। आप सबसे बड़ी बात देखिए कि कोई भी फंड नेगेटिव नहीं है, किसी भी फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं है, ठीक है सर। और अगर आप, मैं बात करूं उससे भी बड़े हॉरिजन की, 15 साल की, जो लोग अपने बच्चों की अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कितनी सुखद खबर है कि आदित्य बिरला, उनमें उनका 181 इंस्टॉलमेंट्स उनकी जमा हुई हैं। 18,10,000 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और उसकी अगेंस्ट उनकी जो वैल्यू है 25/3 को मार्केट टूटने के बाद उसकी वैल्यू है 37 लाख रुपया। कैनरा रुबेको की वैल्यू है 57 लाख रुपया, ठीक है सर। एचडीएफसी की वैल्यू है 35 लाख रुपया। 31 लाख रुपया का फंड है। और ये जितने भी मैं फंड्स आपको शेयर कर रहा हूं सर, ये सारे फंड जो हैं ये लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, जो 10 से 12% का ही रिटर्न निकाल के देते हैं। ये 10 से 12% के ये लार्ज कैप के फंड्स हैं, 10 से 12% निकाल के देते हैं, इसीलिए ये फंड्स की जो रिटर्न है वो ज्यादा नहीं है। चलिए अगली स्लाइड में हम मल्टी कैप देख लेते हैं कि सेम लार्ज कैप को छोड़कर जो मल्टी कैप सबसे फेवरेट और सबसे सेफ कैटेगरी है, उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसका क्या हाल हुआ। सेम वैसे ही 25/3/2010 को पैसा इन्वेस्ट किया साहब उसने, और 121 महीनों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड ने उसको 17 लाख रुपया दिया वापस। कैनरा रुबेको इक्विटी डिवर्सिफाइड फंड ने उसको 17,45,000 रुपया दिया। डीएसपी इक्विटी फंड ने 17,40,000 रुपया दिया। 14 लाख रुपए दिया, 15 लाख दिया, 18 लाख दिया, 18.5 दिया, 17.64 दिया। सब कहाँ नेगेटिव रिटर्न है? किसी भी फंड का नेगेटिव रिटर्न नहीं है मार्केट टूटने के बावजूद। और थोड़ा सा लंबे साइकिल में चले जाते हैं, 12 साल के साइकिल में चले जाते हैं, 2 साल और बढ़ा देते हैं, तो सेम 145 इंस्टॉलमेंट्स भरी, 14,50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आदित्य बिरला का 24 लाख, जहां जो 17 लाख था वो अब 24 लाख हो गया। कैनरा रुबेको जो 17 लाख था वो 25 लाख हो गया, और एचडीएफसी 22 लाख हो गया। इन्वेस्को 29 लाख के करीब हो गया, और एसबीआई मैग्नम 25 लाख फिर हो गया। और उससे भी बड़ा सिनेरियो में साहब, किसी ने 15 साल के लिए पैसा लगाया और वो चाह रहा था कि मुझे करोड़ों रुपए मिलेगा, और मार्केट एकदम ऐसा कोरोना के कारण दोबारा कभी फ्यूचर पास्ट में कोरोना आ गया, जैसे अभी आया हुआ है, कोरोना के कारण मार्केट डाउन हो गई 25 मार्च की, तो उसको क्या मिला? तो स्कीम्स 3-4 ही एप्लीकेबल हो रही हैं, क्योंकि 15 साल की स्कीम्स नहीं है। तो आदित्य बिरला का 37 लाख अप्रोक्सीमेटली 38 लाख के करीब हो गया। कैनरा रुबेको 40 लाख हो गया। एचडीएफसी 36 लाख हो गया। एचएसबीसी जो है, एचएसबीसी मल्टी कैप फंड जो है वो तकरीबन तकरीबन 31 लाख के करीब हो गया। तो 18 लाख के अगेंस्ट, 18 लाख के अगेंस्ट 31,24,000 के करीब उसका पैसा जो है यहाँ पर भी बना हुआ है। अब मिड एंड स्मॉल को देख लेते हैं। मिड एंड स्मॉल, हम कभी भी ये बोलते हैं कि मिड एंड स्मॉल में पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे आप, तो आपका जो मिनिमम हॉरिजॉन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का वो 7 से 10 साल होना चाहिए, नहीं तो मिड एंड स्मॉल काफी रिस्की होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम, मैंने ये कहा कि चलो देखते हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप तो बहुत ज्यादा टूटे और तकरीबन लास्ट 1 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो क्या साहब किसी ने एसआईपी किया तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ? और मेरे को यहां था कि जब मैं ये वाला डेटा कंपाइल करूंगा तो मैक्सिमम लोगों का लॉस आएगा, बट आई वॉज शॉक्ड ये देखकर। फिर वही 10 साल 1 महीना जिसका हुआ, 121 इंस्टॉलमेंट जिसकी गई, उसको 12 लाख के अगेंस्ट 14,86,000 रुपया मिला साहब। डीएसपी स्मॉल कैप ने उसको दिया 18 लाख रुपया। डीएसपी मिड कैप ने उसको दिया 20 लाख रुपया। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने दिया 14,76, और मिनिमम एचएसबीसी स्मॉल कैप ने भी उसको जो है वो 13 लाख रुपया दे दिया। तो कोटक इमर्जिंग ने उसको दिया 19 लाख, कोटक स्मॉल कैप ने उसको दिया 16 लाख। तो सर कहाँ किस फंड का नेगेटिव रिटर्न है बताइए मुझे? किसी भी फंड का नेगेटिव रिटर्न नहीं है।
और आप इसमें से कोई भी एक फंड, मतलब मैं अभी इसमें आप कोई भी एक फंड का मैं आपको डेटा फेब का दिखाऊंगा। ये तो मैंने मार्केट टूटने के बाद की रिटर्न्स दिखा रहा हूँ, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये 25/3/2020 की रिटर्न्स हैं। अगर मैं एक महीने पहले की जो सेंसेक्स का हमारा हाईएस्ट पॉइंट था वहां की रिटर्न कैलकुलेट करूंगा तो ये काफी ज्यादा है। ये मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की है, म्यूचुअल फंड्स में पैसे में नुकसान हो सकता है। तो साहब बताइए मुझे कहाँ रिस्की है। अगली स्लाइड पे, अगली उस पे आइए, 145 महीने में चले जाते हैं हम, 12 साल 1 महीने में। यहाँ पर भी आदित्य बिरला जो यहाँ 14 बना रहा था, यहाँ 22 लाख रुपया बना रहा है। यहाँ पर डीएसपी स्मॉल कैप जो 18 लाख बना रहा था, वहां 30 लाख बना दिया उसने। किसी भी एक फंड का रिटर्न जो है वो नेगेटिव नहीं है। अगर आपका फंड इसके अंदर नहीं है या आपको लगता है कि उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, मेरे नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर मुझे डेटा एक बार देखने दीजिएगा, मुझे शेयर कर दीजिएगा कौन सा फंड है आपका। और 15 साल के टेन्योर में ज़्यादा स्कीम्स नहीं है, क्योंकि जो स्कीम्स चलती हैं वो अभी 15 साल उन्होंने पूरा नहीं किया। इसमें से कोटक स्मॉल कैप ने एक 15 साल कंप्लीट किए हैं, और एक हमारा जो बहुत ही फेमस फंड था एल&टी मिड कैप फंड, उसने 15 साल कंप्लीट किया। और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे पुराना फंड जिसने करोड़ों और अरबों रुपए बना के लोगों को दिया, लास्ट मेरी वीडियो में शेयर किया था मैंने इसका भी डेटा, उसका भी फंड है। तो 18 लाख के अगेंस्ट उसने भी 36 लाख रुपया बना के दिया। 18 लाख के अगेंस्ट एल&टी मिड कैप में भी 45 लाख रुपया बना। ये 25/3 की फिगर्स हैं। तो साहब 25/3 को ये हुआ। अब ये तो हो गया एसआईपी। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में हमारे कि सर ये तो एसआईपी है, एसआईपी में एवरेजिंग रिटर्न हो जाती है, बढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं, एवरेजिंग होती है, आप ही हमें समझाते हो कि एवरेजिंग होती है। चलिए कोई बात नहीं सर, अब लमसम देख लेते हैं लमसम का डेटा कितना क्या शो करता है। तो लमसम 5 लाख रुपए का हमने एक डेटा ले लिया, और सेम उन्हीं फंड्स में हमने पैसा 5 लाख रुपया लगा दिया। सर इसमें कोई एवरेजिंग नहीं है, जिस डेट पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस डेट का एनएवी, और जिस डेट पे आप एग्जिट कर रहे हैं उस डेट का एनएवी। तो लेट चेक कर लेते हैं। किसी ने पैसा, सबसे पहले लास्ट वाली इस वाली स्लाइड में आ जाइए, 10 साल के लिए पैसा 5 लाख रुपया लगाया, और लार्ज कैप का फंड आदित्य बिरला ने भी लगाया, और दुर्भाग्यवश मार्केट टूटी हुई थी और वो उसी दिन पैसा लेने के लिए आ गया। 25 मार्च 2020 को ही कोविड के लॉकडाउन शुरू होते ही उसको पैसे की जरूरत पड़ गई और वो पैसा लेने आ गया। तो साहब उसको लॉस हुआ। देख लेते हैं। 5 लाख रुपए के अगेंस्ट उसकी जो वैल्यू बनी आदित्य बिरला में वो बनी 985, एक्सिस ब्लू चिप में बनी 12,21,000, डीएसपी इक्विटी में बनी 826, एचडीएफसी टॉप 100 में बनी 8,92,000। ठीक है सर। $8,92,000। कोटक ब्लू चिप ने उसको दिया 9 लाख। ठीक है सर। निपॉन ने डबल कर दिया 10 लाख। एसबीआई ब्लू चिप ने डबल कर दिया 10,25,000। टाटा लार्ज कैप ने 8,77,000। तो साहब बताइए किस किस फंड का रिटर्न नेगेटिव है। अगर आपका फंड इसमें नहीं है, ये मेन स्कीम्स हैं, इसका फंड नहीं है, डिवर्सिफाइड फंड है, कीप अ डेटा विद यू, कीप अ फंड नेम विद यू, मुझे कॉल कीजिए, मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका भी डेटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साहब 12 साल की ये रिटर्न्स हैं। 12 साल में, जब 10 साल में ही नेगेटिव नहीं है तो 12 साल में भी नेगेटिव नहीं होगा। और 15 साल में 5 लाख रुपए की वैल्यू, सी द डिफरेंस। आदित्य बिरला ने 5 लाख के वैल्यू बना दी 33 लाख रुपया, और टाटा लार्ज कैप ने बनाई 26 लाख रुपया, और एचडीएफसी टॉप 100 सबसे फेमस फंड था जो लोग उन्होंने लिया हुआ, 31 लाख रुपए के करीब उसकी वैल्यू बना दी। तो सर ये लोग पैसा जो यहाँ से लेके गए, ये पैसा बना के गए, ये क्यों लेके गए, ये क्यों बना के गए? क्योंकि साहब इनके अंदर पेशेंस था पैसे को होल्ड करने का। ये रोज मार्केट या रोज अपनी एनएवी चेक्स नहीं करते थे। आपके अंदर अगर पेशेंस है, अगर आपने पैसा लगाया है तो लंबी अवधि के लिए लगाया है, तो रोज की मार्केट और रोज का एनएवी या रोज का क्लाइंट डेस्क छेड़ना बंद कीजिए। वो आपको एक नेगेटिव फीलिंग देता है कि जब पैसा नहीं बढ़ता, क्योंकि हम 6 महीने साल में देखते हैं और हम वहां से छोड़ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ये होता ही ये है कि लोग आते, 100 लोग आते हैं, उसमें से 90 लोग या 85 लोग निकल जाते हैं, 15-15 लोग ही रहते हैं। क्यों? और वो 15 लोग कौन रहते हैं? जो अपने पैसे को नहीं देखते हैं। तो सर देखने के लिए हम हैं, अगर हम इतना डाटा निकाल सकते हैं तो आपकी वैल्यूज भी हम प्रॉपर चेक कर सकते हैं, या फंड की परफॉर्मेंस प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो मल्टी कैप ये तो हो गया था लार्ज कैप की बात। तो मल्टी कैप में क्या रिटर्न्स आए? मल्टी कैप में फिर अगर आप 10 साल वाली रिटर्न्स पे आएंगे तो 10 साल की रिटर्न्स आपकी बनती हैं 25/3/2010 से लेके 25/3/2020 तक। आदित्य बिरला ने 5 लाख का आपका बनाया, 10 लाख, 10.5 लाख रुपया। तो किसी भी फंड ने यहाँ पर आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया, और 12 साल में ये पैसा तकरीबन जो है वो डबल से ज्यादा हो गया।
और 15 साल में 5 लाख की जो एवरेज रिटर्न आदित्य बिरला ने दी वो 33,86,000 रुपया है। HSBC की जो है वो 23 लाख है। 23 गुना अप्रोक्सीमेटली 4 गुना पैसा 15 साल में हो गया। तो ये लेने वाले लोग हैं क्या? 15 साल वाले लोग हैं, बिल्कुल हैं सर, लेकिन 100 में से वही सिर्फ 20-25 लोग ही रुकते हैं। तो सर गोल के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को मैप कीजिए, अपने गोल के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को मैप कीजिए। जो पैसा आपको 10 साल के बाद चाहिए, वो पैसे की वैल्यूज रोज चेक मत कीजिए, कुछ नहीं बनेगा उसके अंदर। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या, आगे क्या? ये तो एक बहुत ही मैंने डेटा शेयर कर दिया आपसे कि 25/3/2010 या 25/3/2008 या 25/3/2005 को किसी आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा वो 25/3/2020 को लेने के लिए आ गया, तो उसकी वैल्यू सारी पॉजिटिव में है, बिल्कुल पॉजिटिव में है और पॉजिटिव ही रहेंगी। ठीक है जी। लेकिन आगे क्या? आगे आगे किस तरह का फ्यूचर क्या है इसका? म्यूचुअल फंड जो हम बोल रहे थे गोल पूरे होते हैं, जो हमने पहली स्लाइड में देखा गोल पूरे होते हैं, सेफ है, क्या है? सो चेक करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। तो सर ये एक कल की बहुत ही भयानक खबर है जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय, कि एसबीआई ने जो आपके एफडी रेट्स हैं वो 1 महीने में दूसरी बार कट कर दिए। अमूमन जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी होती है वो जून फर्स्ट वीक में आती है, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड सर्कमस्टांस एज आरबीआई प्रमुख जो हैं वो आए और उन्होंने 40 बेसिस पॉइंट्स उसमें से अपनी रिवर्स रेपो रेट में से डिडक्ट कर दिए। मींस बैंक को लोन्स जो है वो सस्ते देने हैं, और सस्ते लोन्स देने से क्या होता है, इकॉनमी आपकी चलती है। तो सरकार को इकॉनमी चलानी है, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में है, महंगाई दर आपका कंट्रोल में है, तो सरकार के पास लिक्विडिटी है, बैंकों के पास पैसा है, तो बैंक को उसको फ्लो को बढ़ाएंगे, और फ्लो को बढ़ाने के लिए क्या होगा, ब्याज कम करना पड़ेगा, लोन्स को सस्ता करना पड़ेगा। तो जब लोन सस्ते होंगे आपके साथ, तो आपकी बैंक की एफडी का रेट्स आपको हमेशा ही सस्ता मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये जो खबर है, ये पिछले 3 साल से हम अपने सारे क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे थे कि सर एफडीज के रेट आगे आने वाले टाइम में बहुत कम होंगे, और ये कोविड नहीं भी आता तो ये तब भी होने, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। कोविड नहीं भी आएगा या कोविड के कारण नहीं भी होगा, तब भी ये जो रिटर्न्स हैं, ये जो एफडीआर के जो फिक्स्ड रिटर्न्स हैं, ये कम होंगे ही होंगे साहब। आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से या फिक्स्ड रिटर्न्स वाले इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकलकर इक्विटी की तरफ ही आना है, या डेट फंड्स की तरफ ही आना है। रिपीट, इक्विटी और डेट फंड्स की तरफ ही आना पड़ेगा, और आना भी चाहिए। वो क्यों आना चाहिए? लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ये आज की एक फाइनेंशियल क्रॉनिका किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, तो मैंने यहाँ पर उसको, मैंने ऑलमोस्ट अपनी पीपीटी पूरे कर चुका था, लेकिन मैंने इसमें लगा दिया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ड्रॉप टू 17 ईयर्स लो। जो एफडी का आज रिटर्न है वो 17 साल में सबसे कम है। 17 साल की रिटर्न्स में से सबसे कम एफडी का रेट जो है वो आज है। इट्स रियली रियली शॉकिंग, एंड आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। नहीं समझ में है तो आई एम फ्री, आप मुझसे डिस्कस कीजिए कि ये कैसे होगा, ये इसका फ्यूचर क्या है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। ये एसबीआई के आज के इफेक्टिव रेट्स हैं एफडीआर के। तो साहब ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे इस पर, आप सिंपल सा देखिए। 1 ईयर टू 2 ईयर वाले जो सबसे ज़्यादा एफडीआर बुक होती हैं 1 साल से 2 साल के बीच की, एग्जिस्टिंग 5.5 था, और जैसे मैंने बताया 40 बेसिस पॉइंट का कट हुआ, बैंक ने आगे उसको दे दी, तो एफडीआर का जो रेट हो गया वो 5% हो गया। सीनियर सिटीजन के लिए इट्स अराउंड 5.6, जो पहले 6% था, यहाँ पर भी 40 बेसिस पॉइंट का कट हुआ, इट्स अराउंड 6। और ये जो लोग बोलते हैं कि सर पीपीएफ तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, पीपीएफ में पैसा लगा लीजिए, वो पीपीएफ वाले लोग भी ये डेटा देख लें। पीपीएफ 1968-69 का डेटा मैंने लिया, 1968-69 से लेके मैंने दिसंबर 2019 का डेटा लिया है, बाकी अभी जो अप्रैल का डेटा है वो उसका मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे। तो ये वाला जो पीपीएफ है, सबसे हाईएस्ट जो पीपीएफ का रेट था वो था 12 से 11%। वो था आपका सिंस 2001 और 2 में, जब एफडीआर जो आपकी है वो भी आपकी जो रिटर्न जो है वो 10-11% की देती, तो पीपीएफ का रेट था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे इकॉनमी की जीडीपी हमारी ग्रोथ हुई, इकॉनमी डेवलप हुई, वो रेट्स धीरे धीरे कम आते होते, और आजकल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हर क्वार्टर के में इनका पीपीएफ और स्मॉल सेविंग्स या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का रेट देंगे, तो हर क्वार्टर में ये रेट्स जो है वो कट डाउन होते हैं या कट अप होते हैं। ठीक है ना? सो होता क्या है कि 12% का जो पीपीएफ था उसका जो लास्ट रिटर्न लास्ट क्वार्टर में था दिसंबर 19 में,
वो 7.9 था, और आज का करंट का पीपीआई, इसमें स्लाइड नहीं है, आज का जो करंट का पीपीएफ का रेट है दैट कम्स अराउंड 7.1%। टैक्स फ्री रिटर्न्स होती हैं 7.1%, 15 साल के लिए पीपीएफ होता है, लॉक इन होता है। तो इसमें सोच समझ कर देखिएगा कि आगे इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा लोगों को आदत है ग्रंटेड ग्रंटेड वर्ड्स, लोगों को सुनने की बहुत आदत है। तो ये मैंने एलआईसी का इंडोमेंट प्लान का बोनस निकाल दिया। जो लोग एलआईसी करवाते हैं या एलआईसी करवाने की सोच रहे हैं, इंडोमेंट प्लान, होल लाइफ इंडोमेंट प्लान्स, या जो भी एलआईसी के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो जाती है तो नाम मैं किसी कंपनी का नहीं लूंगा, बट मैंने ये अपने इंटरनल सोर्स से एक एलआईसी का बोनस रेट का चार्ट निकलवाया। तो साहब ये बोनस रेट का चार्ज 31 मार्च 2018 का डेटा है मेरे पास, 31 मार्च 2019 का मेरे पास डेटा नहीं है, शायद इससे कम ही होगा। चलिए मैं 2018 ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए आप, ये चार्ट आपको ऐसे जाते हुए, जैसे सूरज निकलता है वैसे जाते हुए नीचे आ रहा है, और फिर आपको आगे स्टेबल हो गया ये चार्ट। ये स्टेबल क्यों है कि एलआईसी का जो बोनस रेट है वो चेंज ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं कभी। कब से? सिंस दो, अगर इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो 2005 से एलआईसी की जो इंडोमेंट पॉलिसी का बोनस है, सॉरी 2006 से, वो 34 रुपए था, यानी कि 3.5% ब्याज था। ये टर्म मैं बात कर रहा हूँ 0 से 10 साल का। अगर पॉलिसी जो है वो आपकी 10 साल की बीच बीच की पॉलिसी है, तो जो बोनस रेट है वो 34 रुपए पर हजार का बोनस है, यानी कि 3.4 अगर मैं परसेंटेज में दूं, तो ये 34 रुपए ही स्टेबल है, ये बढ़ा ही नहीं। और यही बोनस जब एफडीआर आपकी, जैसा अभी मैंने पीछे शेयर किया, 2001-2 में एफडीआर बहुत थी, तब ये बोनस आपको 54 रुपीज या 56 रुपीज का बोनस दे रहा था। और 1997 में ये एफडी, इसका जो बोनस रेट था वो 69 रुपीज था, ये वाला। और अगर मैं बात करूं 11 से 15 साल के टर्म की, क्योंकि मैक्सिमम जो एजेंट्स पॉलिसी सेल करते हैं वो 11 से 15 करते हैं ड्यू टू देयर कमीशन, तो 11 से 15 की अगर मैं बात करूं, तो साहब यहाँ पर भी वही हाल है। 36 रुपए का, 38 रुपए का बोनस आपका 2007 में एलआईसी ने पॉलिसीज पे दे दिया अपनी इंडोमेंट पॉलिसीज में, और वो 38 रुपए का बोनस ही है, यानी कि 3.8% पे, यानी कि 3.8% पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। ना आपका इंश्योरेंस का पर्पज हल हो रहा है, ना ही आपकी सेविंग्स का पर्पज हल हो रहा है। अगर 3.5% का ब्याज जो है वो आपको सेविंग अकाउंट पर मिल रहा था, आज वो भी ब्याज जो है वो 2.5% हो गया। मैं स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं यस बैंक या कोटक की बात नहीं कर रहा जो 7% या 6% दे रहे हैं। आई डोंट नो वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बैंक्स की पोजीशन ऐसी है। सो ये तबका है जब एफडी का रेट जो था वो 2000, मतलब एफडी का रेट ज्यादा था, तो ये बोनस का जो चार्ट है ये भी सूरज की तरह ढल गया। आगे अगर आप आए, तो ये आपकी पॉलिसी 16 से 20 साल के लिए है। 16 से 20 साल वाली पॉलिसी में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 4.2 है, और 4.42 रुपए का बोनस है, और 42 रुपए का बोनस ही जो है वो स्टेबल है। ये वाला भी, ये भी सूरज निकल कर डूब गया। और अगर 21 साल से ज्यादा का बोनस आप मतलब पॉलिसीज लेते हैं, यानी कि 20 साल के लिए जो देता है, मैंने पीछे आपको अभी डेटा शो किया 15 साल का, और आप कंपैरिजन कर लीजिए ये वाले बोनस का, तो 21 साल से बोनस पॉलिसी